गर्मी में गरीब बहू का झरने के बीच ससुराल। दोपहर की कड़कड़ाती गर्मी में कुसुम सुमन आंगन में उपले बना रही थी। बाप रे बाप जेठानी जी, आज की ताबड़तोड़ गर्मी ने बाकी दिन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जमीन तो जैसी आग फेंक रही है, हवा में भी थोड़ी ठंडकपन नहीं है। इतनी गर्मी में लू खाकर उपले लगाने से अच्छा तो थोड़ा मौसम ठंडा कर देता तो 3-4 बजे से शाम के उपले पात देते। कुसुम, शाम के 3-4 बजे तक धूप घटकर हल्की हो जाती है। अगर उस टाइम उपले बनाते तो सूख भी नहीं पाते, फिर शाम को खाना पीना गैस पर बनाते। थोड़ा ही गोबर बचा है, जल्दी जल्दी उपले बनाकर चलकर ठंडे ठंडे पानी से नहा लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। इतना कहकर सुमन उपले लगाने के लिए गोबर के गोले बनाने लगती है। वहीं कुसुम भी पसीने से तर भड़कते हुए गोबर में सूखा भूसा डालकर उपले बनाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, पता नहीं कैसे घर परिवार में शादी हो गई। न ठंडी हवा, खाने के लिए एसी तो दूर की बात है, एक कूलर या टेबल फैन भी नहीं है, और ठंडा पानी पीने के लिए एक फ्रिज भी नहीं लगा रखा जो गर्मी में थोड़ा ठंडा पानी पीकर प्यास बुझा सके। थोड़ी सी बर्फ के लिए भी पड़ोसियों के यहाँ जाना पड़ता है। ऊपर से गर्मी में गोबर के उपले बनाओ, चूल्हे पर खाना बनाओ, तौबा तौबा। तभी घर में से गोदावरी हाथ पंखा करते हुए बाहर निकल कर आती है और दोनों बहू को उपले बनाते देखती है। कुसुम बहू, सुमन बहू, तुम दोनों यहाँ इतनी भयंकर गर्मी में गोईठा बनाने में लगी हो। मुझे लगा दोनों नदी पर नहाने के लिए गई हुई हो। माँ जी, ये गोबर पिछले 2 दिन का आंगन में इकट्ठा हो रखा था। अगर आज उपले नहीं बनाती तो गोबर में सड़कर बदबू आ जाती, और हम सुबह ही नदी में नहाने धोने के लिए पानी लेकर आए थे। बस उपले बनाकर नहा धो लेंगे। बहू, घर के भीतर तो किसी भी बाल्टी डब्बे में एक बूंद भी पानी नहीं भरा है। मटका भी एकदम खाली पड़ा है। थोड़ा ठंडा ले आती तुम दोनों तो नहा धोकर भी आ जाती। ठीक है माँ जी, बस थोड़े से उपले बनाने के लिए गोबर बच गया है, इसे खत्म करके हम नदी पर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, इतना कड़ा सा घाम उग रहा है, मेरे तो पांव जल गए 2 घड़ी खड़े होकर। गोदावरी मकान के अंदर चली जाती है और इतनी दनदनाती दोपहर में दोबारा से नदी पर जाने के लिए कुसुम आग बबूला हो जाती है। बस हम दोनों बहू की जिम्मे ही तो सारा दिन नदी पर से पानी ढोना ही रह गया है इस गर्मी में। जब पता है इस किराए के मकान में हर साल पानी की किल्लत होती है, तो ये नहीं कि यहाँ से कमरा खाली करके कहीं अच्छी जगह ले ले जहाँ 2-3 टाइम पानी आने की सुविधा हो। पैर दुख जाते हैं इतना दूर चल चल कर। देवरानी जी, मेरी तो खुद काम उखड़ने को हो जाते हैं इतनी कड़ी धूप में पानी भरने जाकर, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं है। आसपास में कोई चंपाकल या ठंडे पानी का प्याऊ लगा होता तो वहीं से ठंडा पानी पीने को 1-2 बोतल भर लेते, मगर गर्मी में पानी के बिना काम भी तो नहीं चलता है। और वैसे भी कमरा तो दिन भर घमस में कितना तपता है। कम से कम नदी पर पानी भरने जाते हैं तो ठंडी हवा तो खा लेते हैं। कुछ देर बाद उपले बनाकर दोनों अब मटका गागर उठाकर चिलचिलाती गर्मी में नदी पर चल देती हैं। जमीन ज्वालामुखी जितनी सुलग रही थी। बाप रे बाप, चप्पल पहनने के बावजूद भी जमीन पैरों के तलवे में सट सट कर लग रही है। बस थोड़ा सा चलाव और बाकी बच गया है। कुसुम, नदी पर पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर चलने के बाद दोनों बहुएं नदी पर पहुंच जाती हैं, जहां नदी के पानी का रंग बाकी दिनों से साफ सुथरा लगने की बजाय मटमैला लग रहा था। नदी के दूसरी तरफ से खरी चट्टान थी जो कि बंजर होकर सूख चुकी थी। जेठानी जी, ये जरा इस नदी के पानी को देखिए, कितना दूषित लग रहा है। बाकी दिन पानी भरने आते हैं तो नदी का पानी एकदम दूध की तरह कितना साफ सुथरा रहता है। कुसुम, पास में जंगल पड़ता है तो चरवाहे अपनी गाय भैंस को इसी पानी में नहलाते हैं, और नदी के दूसरे किनारे पर धोबी घाट है, वो भी इसी में कपड़े धोते हैं। नदी का पानी इसी वजह से दूषित हो रहा है। पर जेठानी जी, हमारा ससुराल इस नदी के पानी पर ही निर्भर है। नहाना, कपड़े धोना, सारे काम इसी नदी के पानी से निपटाते हैं। अगर इस नदी का पानी भी गंदा हो गया तो गर्मी में बगैर पानी के हमारा गुजारा कैसे चलेगा। नदी के पानी को गंदा देखकर दोनों बहुएं चिंता में आ जाती हैं। देवरानी जी, फिलहाल के लिए तो इसी पानी को मटके में भर लेते हैं। इतने मीलों दूर चलकर नदी पर पानी भरने के लिए आए हैं। घर चलकर चूल्हे पर उबालकर प्रयोग करना पड़ेगा इस पानी को। पर जेठानी जी, इस नदी के किनारे तो कितनी हरी हरी काई जम रखी है। नदी के थोड़ा बीच में थोड़ा साफ सुथरा कलकल पानी बह रहा है, इसमें से भरते हैं। दूषित पानी में नदी का बुरा हाल देखकर दोनों बहुएं गागर मटका लेकर गहराई में उतरती हैं, जहां उन्हें वो खरा चट्टान एकदम पास से दिखाई देती है और दोनों को ठंडकपन का एहसास होता है। जेठानी जी, ये चट्टान पास से देखने में एकदम जिंदा लग रहा है ना। देखिए ना, चारों तरफ कितनी हरियाली है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी के अभी इसमें से झरना फूट निकलेगा।
कुसुम, झरने का पानी पीना हमारे नसीब में नहीं है। वैसे मैंने एक बार झरने का पानी चखा है। झरने के ठंडे मीठे पानी के आगे तो मिनरल वाटर से लेकर आरओ का पानी भी फेल है। झरने के पानी का स्वाद मिठास भरा होता है कि भरपेट पानी पी लोगी। वैसे आपको इतनी झरने के पानी की परख कैसे है? आपने पिया है कभी झरने का पानी? हाँ, क्योंकि शादी से पहले मैं अपने माँ पापा के साथ हरिद्वार ऋषिकेश गई थी। वहाँ पर बहुत ही ऊंची ऊंची चट्टान और जिंदा जिंदा पहाड़ हैं जिसमें से पानी के झरने निकलते हैं। वहाँ के आवासीय लोग ज्यादातर झरने का पानी बेचकर एक एक बोतल 50-50 रुपए में बेचते हैं। खूब अच्छी बिक्री है उनकी। हमने भी एक बोतल खरीदा। और इन झरनों की एक खासियत होती है, जहाँ से भी गिरते हैं वहाँ जरा सी गर्माहट का नामो निशान भी नहीं होता। जेठानी जी, ठंडकपन तो यहाँ भी लग रही है। पानी में उतरकर मेरा तो सारा गर्मी पसीना उड़न चुक हो गया। पानी भरकर दोनों नहा धोकर गर्मी में घर चल देती हैं, पर नदी से घर की दूरी कई मील होने के चलते घर पहुंचते पहुंचते दोनों पसीने में नहा जाती हैं। नदी पर से नहा कर आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। घर आते आते पसीने में तर हो गई। तभी कंचन हाथ पंखा कर रही थी और उसके सारे शरीर से गर्मी के चलते टप टप पसीना चू रहा था। भाभी, कम से कम नहा धोकर आपको थोड़ा तो राहत होगा। ये कमरा तो गर्मी से इतना दमक रहा है। सच में आज तो दम निकलने वाली गर्मी हो रखी है बहू। मटके में ठंडा पानी लेकर आई होगी ना सबके लिए। चने का सत्तू घोल कर पिला दे। चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। दोनों बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं जैसे देख गोदावरी। अरे क्या बात है, तुम दोनों देवरानी जेठानी टुकुर टुकुर एक दूसरे का मुंह क्यों देख रही हो? पानी नहीं मिला? माँ जी, पानी तो हम ले आए, लेकिन नदी का पानी बहुत दूषित हो गया है। ऊपर से पिछले एक हफ्ते से गर्मी में सप्लाई का पानी भी आना बंद हो गया। इसी पानी को उबालकर छानकर काम करना पड़ेगा। कोई नहीं बहू, वैसे भी हम कच्चे इलाके में रहने वाले गरीबों को मीठा स्वच्छ पानी कहाँ मिल पाता है। केवल ठंड के मौसम में सप्लाई का थोड़ा साफ पानी आता है, वरना बरसात में काई जैसा जमा जमा पानी आता है और गर्मी में वो भी गुल हो जाता है। तभी मुन्नी चिंकी मुंह फुलाते हुए, इसका मतलब आज हमको ठंडा ठंडा स्वादिष्ट पानी पीने को नहीं मिलेगा? नहीं चिंकी बिटिया, मटके का पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है और साफ भी नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, हम बबीता आंटी से बर्फ मांग कर ले आते हैं, फिर आप सबके लिए सत्तू बना देना। बहू, बच्चों को बर्तन दे दे। बबीता से बर्फ मांग कर ले आएंगे तो थोड़ा गला गीला कर लेंगे। माँ जी, बार बार पड़ोसी के यहाँ बच्चों को बर्फ मांगने भेजना अच्छा नहीं लगता। पड़ोसी भी क्या सोचेंगे? अरे बहू, कुछ नहीं सोचेंगे। थोड़ी सी बर्फ की ही तो बात है। परसों जब हमारे घर में गट्टे की सब्जी बनी थी तो वो भी तो मांग कर ले गई थी। बात बराबर है। जेठानी जी, मम्मी को समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके कान पर जू भी नहीं रेंगने वाला। तब कुसुम भगोने में सत्तू चलाती है और चिंकी, मुन्नी, दीपू बबीता के पास आते हैं, जहाँ उसका बेटा बर्फ का गोला खा रहा था। हाँ बेटे, माफ करती। मम्मी, तुमने मेरे लिए कितना ठंडा ठंडा खट्टा खट्टा बर्फ का गोला बनाया है, खाकर मजा आ गया। अरे प्यारे बंकू को बर्फ का गोला अच्छा लगा? और खाओगे? मैंने खूब सारी जमा रखी है और रात में डिनर में और स्पेशल ठंडी चीज मिलेगी खाने को। मैं समझ गया, आपने मेरे लिए आइसक्रीम जमाई होगी। आज तो डिनर में बड़ा मजा आएगा। बेचारे तीनों बच्चे ललचाते हुए बंकू को बर्फ का गोला खाते देखकर पूछते हैं, बंकू, बंकू तूने ये बर्फ का गोला कहाँ से खरीदा? हमको भी खाना है। बंकू तीनों का मजाक उड़ाते हुए, ओए बुद्धू, ये बर्फ का गोला मैंने खरीदा नहीं, बल्कि मेरी मम्मी ने घर पर फ्रिज में जमाया है। तू भी खाएगा क्या? हाँ, थोड़ी सी खिला दे, मुझे बर्फ का गोला बहुत पसंद है। ले, फिर मेरा जूठा खा ले। खाएगा? बोल बोल। ओए दीपू, मत खाना, मम्मी किसी का जूठा खाने से मना करती है। बबीता आंटी, आप हमें थोड़ी सी बर्फ दे दो, दादी ने भेजा है। बबीता मुंह सड़ाकर बर्फ देने से मना कर देती है। मेरा फ्रिज क्या फालतू का आ रहा है जो फ्री फंड में मैं तुमको डेली डेली बर्फ जमा कर दूं? नहीं मिलेगी बर्फ। अब चलो फुटो यहाँ से। इतना ही बर्फ का पानी पीने का शौक है तो घर में फ्रिज को नहीं लगा लेते। गरीब कहीं के, उड़ गई ना खिल्ली, अब भागो यहाँ से। टूटे मन से तीनों मासूम होकर रोते रोते घर आते हैं। सुधाकर, पंकज भी उनके पीछे पीछे अंदर आते हैं। क्या बात है बच्चों, तुम तीनों रो क्यों रहे हो? और तुम तो बर्फ लाने के लिए गए थे ना? मैं बताता हूँ। हम दोनों के सामने ही बबीता बहन ने इन तीनों को खूब डांटा है। हम लोग बच्चों को किसी के यहाँ बर्फ लाने के लिए भेजते क्यों है? घर में मटका भी तो है, उसका पानी पीकर गुजारा क्यों नहीं करते?
बबीता के बर्ताव का सुनकर गोदावरी को बहुत ठेस पहुंचती है। जरा सी बर्फ देने के लिए इस बबीता ने अपनी जात दिखाई। अब आने दो इसको मेरे दरवाजे पर कुछ भी मांगने। उल्टे पैर नहीं लौटा दिया तो देखना। माँ जी जाने दीजिए, बात को खींचने से कोई फायदा नहीं, पर जितनी तेज तगड़ी गर्मी पड़ रही है हमें भी एक फ्रिज खरीद लेना चाहिए। कुसुम के फ्रिज खरीदने की बात पर पंकज पिनकते हुए, अरे फ्रिज क्या 1-2 पैसे में आने वाली चीज है जो खरीद ले? हाँ, या हम दोनों भाई को इतनी भयंकर गर्मी में 2 टाइम की रोटी कमाना भारी पड़ रहा है। एक चवन्नी भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते। जितनी दिहाड़ी होती है सारे पैसे तुम दोनों को देते हैं ताकि पैसे जोड़कर घर में जरूरत की चीजें ला सकें। अजी बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि लाखों रुपए जोड़ने के लिए दे रखे हो। अभी इसी महीने का किराया भी नहीं जुड़ा, उसमें से भी 1500 रुपए कम है। हम दोनों कितना हाथ खींच कर रसोई का खर्चा चला रही है। अरे बंद करो दोनों मियाँ बीवी अपना कलेश। दर्द के मारे मेरा माथा फाटने को हो रहा है। इस मरजानी गरीबी और गर्मी के मौसम ने क्या कम सता रखा है। गोदावरी को गुस्से के मिजाज में देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों आंच जोड़कर खाना बनाती हैं, जिससे कमरा गरम गरम सा हो जाता है, जिस कारण ससुराल के बड़े से लेकर बाल बच्चे सब गर्मी से उबल जाते हैं। तीनों बच्चे खुजली करने लगते हैं। मम्मी पंखा चालू कर दो प्लीज, देश की घमौरियां काट रही है। बस बच्चों खाना बन गया है, बस दाल में छौंक मारना है। कुसुम जैसे दाल में छौंका जलाकर लगाती है, सब छींकने लगते हैं। बहू दाल में मिर्ची का छौंका मारना जरूरी था क्या? पूरे कमरे में धंस मच गई, नींद भी नहीं पड़ेगी। कितनी बार बोल रखा है गर्मी में चूल्हा बाहर लगाकर खाना पीना बना लिया करो, लेकिन दोनों को तो कमरे को भट्टी की तरह तपाने में खुशी मिलती है। सुधाकर के ताना कसने पर सुमन पसीने में तरबतर आंखें जमा जमा कर गुस्से में देखने लगती है। हाँ, जैसे तुमने तो मेरे लिए इम्पोर्टेड एसी लगवा रखा है। मैं तो एसी की हवा खाते हुए खाना बनाती हूँ। आज के टाइम में सबके घर में गैस चूल्हा है खाना बनाने के लिए। बस हम दोनों बहू की किस्मत फूटी हुई है जो हमें चूल्हा फूकना पड़ता है। तुम लुगाइयों को खाने के टाइम पर भी कलेश करना है तो बोल दो, हम फैक्ट्री चले जाते हैं, वहीं जाकर ओवर टाइम लगा देंगे। पति के खाने पीने की तो पड़ी नहीं है, बस पैसा पैसा पैसा। बोलते हुए सुधाकर निराश मन कर लेता है। तब सुमन चुप होकर खाना परोस कर खिलाती है। समय गुजरता है और गर्मी का टेम्परेचर बढ़कर 45 के पार पहुंच जाता है, जिससे दिन भर रात भर तगड़ी लू से बेचारे गरीब ससुराल वालों का गर्मी में सोना दूभर हो जाता है और छत से मिट्टी झरझर कर धूप की सीधी किरण घर के अंदर पड़ती है। वहीं गर्मी के कहर से नदी का पानी भी सूख कर थोड़ा रह जाता है। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों की रोटी डाल दी है, खाना खा लीजिए। बहू गर्मी में खाने का जी सा नहीं कर रहा है, मन भी भारी सा हो रखा है। पापा जी आपको परोसूं? नहीं बहू, सुबह की मसाले वाली सब्जी अभी सीने पर अटक रखी है, मन नहीं। एक लोटा ठंडा पानी पिला दे। जी पापा जी। सुमन मटके से पानी लाकर देती है, जिसे पीकर अरे बहू, पानी भरने से पहले मटका धोया नहीं था क्या? एकदम गटर जैसी महक आ रही है पानी में, पीकर उल्टी जैसा मन हो गया। पापा जी गर्मी के चलते नदी का पानी सूख गया है। नदी के नीचे काफी गादी सा बैठा हुआ था, शायद पानी भरते समय वो भी मटके में आ गया हो। एक तरफ गर्मी का कहर और दूसरी तरफ पानी की किल्लत से दोनों बहू को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। खारे पानी से खाने का स्वाद खराब हो जाता है और मजबूरी में प्यास लगने पर हलक से वही पानी उतारते हैं। वहीं गर्मी से सभी को दन दना कर घमौरियां निकल जाती हैं, जिससे पड़ोस में चेचक की अफवाह फैल जाती है। अरे कमला बहन, तुमने देखा है गोदावरी के पूरे घर में बाल बच्चे सबको दाने से निकल रखे हैं। लगता है चेचक हो गया है सबको। अरे ये सब रहते भी तो गंदगी से हैं। कई दिन से पानी भी नहीं आ रहा है इनके यहाँ। गर्मी में बिना नहाए गुजारा करेंगे तो यही होगा। दोनों की बातें पानी लेने जा रही बहुएं सुन लेती हैं और नदी पर पहुंचकर देखती हैं कि नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। जेठानी जी, नदी तो पूरी तरह सूख गई है। एक ही सहारा था पानी का, वो भी छीन गया। तभी शांत से वातावरण में दोनों को पानी बहने की आवाज आती है। सुमन कान जमाकर आवाज सुनती है तो कुसुम, तुम्हें पानी की आवाज आ रही है क्या? जैसे कहीं झरना गिर रहा हो। तभी कुसुम जंगल के अंदर कुछ हिरन के झुंड को हाँफते हुए भागते देखती है। दोनों हिरन के पीछे पीछे जंगल के घने हिस्से में आ जाती हैं, जहां वो जिंदा ठोस चट्टान दोनों तरफ शुद्ध स्वच्छ पानी के झरने से तेजी से गिर रहे थे। जमीन हरी भरी घास से ढकी हुई थी और वातावरण काफी ठंडक भरा हुआ था। इतने शुद्ध पानी का झरना देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। हम मीठे पानी के लिए तरस रहे थे और यहाँ दो दो झरने बह रहे हैं। दोनों सबसे पहले झरने से गिरता पानी पीकर प्यास बुझाती हैं
और फिर मटके गागर भरकर घर लेकर आती हैं, जहां मकानदार उनका सामान उठा उठाकर घर से बाहर फेंक रहा था। पड़ोसी जमा हो रखे थे, ससुराल वालों ने हाथ जोड़ रखे थे। मकानदार जी, भगवान के लिए इतने निर्दयी मत बनिए, थोड़ा तो दया खाओ, कहाँ भटकेंगे हम इतनी गर्मी में। अरे देखो भाई, तुम्हारे पूरे परिवार को चेचक की छूत लग गई है, मैं तुम्हें नहीं रहने दे सकता। अब पूरा ससुराल घमस भरी गर्मी में दर दर भटकने लगता है। सूरज जैसे दिन दहाड़े आग उगल रहा था। अब दोनों बहुएं उन्हें झरने के बीच उस ठोस स्थान पर लाती हैं, ठंडी ठंडी हवा जहां चल रही थी। बहू, यहाँ तो बड़ी ठंडक सी लगी है। माँ, पास में झरना गिर रहा है, इसलिए यहाँ इतनी ठंडकपन है। पापा आप इसी झरने के बीच में हम सबके रहने के लिए घर बना लो, फिर हमें किराया भी नहीं भरना पड़ेगा और हम बड़े मजे से ठंडे ठंडे घर में रहेंगे और खूब मजे से झरने में नहाएंगे और बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने को मिलेगा, वो भी फ्री में। बच्चों का ठंडा झरने के बीचों बीच घर बसाने का आइडिया बाकी ससुराल वालों को भी काफी ज्यादा जचता है। बच्चे ठीक कह रहे हैं, हम यही झरने के पास ही बसावट कर लेते हैं, गर्मी के मौसम में राहत रहेगी और फिलहाल हमारा हाथ भी बिल्कुल खिंचा हुआ है, थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे तो किराए पर घर भी देख लेंगे। भैया, इस जंगल में कितने सारे पेड़ पौधे हैं, लकड़ी आसानी से मिल जाएगी, हम लकड़ी लेकर आते हैं, तब तक तुम दोनों सफाई कर लो। दोनों बहू झरने के बीचों बीच उस ठोस सतह को साफ सुथरा करने में लग जाती हैं। वहीं कंचन सूखे फूलों की सहायता से जमी हुई काई साफ करती है और अब पूरा का पूरा गरीब परिवार मिलजुल कर परिश्रम करके लकड़ी घास फूस लाकर 2-3 कमरों का घर बनाते हैं। इसी प्रकार से दोनों बहू के लिए अलग से खाना बनाने के लिए रसोई बिठाते हैं। दोनों बहुएं रसोई की जमीन को मिट्टी से लीप लेती हैं ताकि ठंडक बनी रहे। अगले दिन वैसे पहले एक ही कमरे में खाना पकाना करने में घर कितना तपता था, लेकिन अब तो खाना बनाने के लिए अलग से रसोई और सोने के लिए अलग से कमरे। वैसे ही छाने के बीचों बीच ठंडक भरे वातावरण में खाना बनाने में कितना मन लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि गर्मी का मौसम है। बहुत झटपट से खाना बना लो, मैंने घास की बड़ी सी चटाई तैयार की है, आज इसी पर खाना खाएंगे झरने के पास। दोनों बहू खाना बनाकर तैयार करती हैं। गोदावरी घास से बड़ी सी चटाई देकर तैयार करती है। दोनों बेटे जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काट कर ले आते हैं। अरे भैया, आप इतनी सारी लकड़ी कहाँ से लाए हैं? वो तुम सबको नीचे ढलान पर लकड़ी लेने न जाना पड़े, इसलिए हम काट कर ले आए हैं ईंधन के लिए। अब कुछ देर में पूरा गरीब ससुराल ठंडे गिरते हुए झरने के पास ही चटाई बिछाकर खुशी खुशी खाना पीना खाते हैं। भैया, इस झरने के पानी में कितनी मिठास है, खाने से ज्यादा तो मुझे पानी अच्छा लग रहा है। पापा, फिर आप और बड़े पापा झरने का पानी ही बेच लो, गर्मी में तो पानी की बोतल कितनी ज्यादा बिकती है। चिंकी का आइडिया अब सुधाकर पंकज को बहुत पसंद आता है, जिसे दोनों फैक्ट्री से बहुत सारी खाली बोतल खरीद कर लाते हैं और अब झरने का ठंडा पानी बोतल में भरकर दुकानों पर पहुंचाने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी ठीक ठाक आमदनी होने लगती है, जिससे घर खर्चा निकलने के बाद वो पैसे भी जोड़ते हैं। वहीं दोनों बहुएं झरने के पास की थोड़ी सी जमीन को साफ सुथरा करके अपने खाने के इस्तेमाल के लिए कुछ ताजी हरी भरी सब्जियों की खेती भी उपजाती हैं।